बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, यूनिट नंबर 10 का। लेक्चर नंबर 1 क्लास 10 फिज़िक्स, यूनिट नंबर 10। नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है, ये यूनिट नंबर 10 है, उसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें कुछ शुरू करने से पहले इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनमें हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। और डेफिनेशंस आप लोगों की कुछ 9th क्लास से ही हैं। आप लोगों को याद होगा वाइब्रेटरी मोशन आप लोगों ने पढ़ा था यूनिट नंबर 2 में, और 3 में आप लोगों ने नेट फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसी तरह वाइब्रेटरी मोशन का सेकंड नेम है ऑसिलेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन को पहले मैं आप लोगों को डिफ़ाइन करता हूँ। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हम, ताकि जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो उसके लिए इजी हो जाए हमारे पास। जो पहली डेफिनेशन है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, चले मैं आपको दोनों के नाम बता देता हूँ। मोशन, ठीक है, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी हमने पढ़ा था टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। लिख लेते हैं, टू एंड फ्रो, और आप इसको लिख सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट its mean position is called vibratory or oscillatory motion। ठीक है, इसी तरह आप इसको अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सेकंड वन आप लोगों को याद होगा, डेफिनेशन हम लोगों ने एक थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी नेट फोर्स की। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on the body, net force is the resultant of all the forces acting on a body is called net force। तो इसको भी लिख लेते हैं, ये है हमारे पास नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स is the resultant of all the forces acting on the body। ये इसकी डेफिनेशन हो गई हमारे पास। इसके बाद जो आप हम चैप्टर का नेम है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम अपनी एक्चुअल डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारी असल डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम SHM भी कह सकते हैं। थर्ड डेफिनेशन हमारी है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आपकी बुक पर होगी, आप देख सकते हैं।
पेज नंबर है आपके पास 5। ठीक है, ये मैं आपको पहले लिख के बता देता हूँ, फिर जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो हम उस पर पढ़ेंगे भी, उसको समझेंगे कि ये क्या है इसका मतलब। सिंपल हार्मोनिक मोशन, simple harmonic motion है, simple harmonic motion occurs when the net force, simple harmonic motion occurs when the net force, मैंने इसी वजह से आप लोगों को नेट फोर्स की डेफिनेशन पहले बताई कि वो हमें इसमें यूज़ होगी। द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the displacement, to the displacement from the mean position, from the mean position and is always directed towards the mean position, and is always directed towards the mean position। दोबारा से पढ़ लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब इसका मीनिंग जो है वो मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको समझ आएगी कि इसमें क्या कुछ हमने करना है। ठीक है, अच्छा, ये हमारी 3 डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। उसमें एक डेफिनेशन और है, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? डेफिनेशन नंबर 4, रीस्टोरिंग फोर्स। ये भी पढ़ लेते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी। रीस्टोरिंग फोर्स है, अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। ऐसा ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा हो, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, उसको वो पुश करने की या पुल करने की कोशिश करती है, और किस डायरेक्शन में करती है? उसकी मेन पोजीशन की डायरेक्शन में। ये डेफिनेशन लिखते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। अ रीस्टोरिंग फोर्स always pushes or pulls the objects performing the oscillatory motion about its mean position। ये हमारी 4 डेफिनेशंस हो गई। पहली है हमारी डेफिनेशन वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ये आप देख सकते हैं, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। सेकंड है नेट फोर्स, और थर्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM जिसे हम कहेंगे। ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन समझाऊंगा तब बताऊंगा इसका क्या मीनिंग है। और रीस्टोरिंग फोर्स, ये भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, और जिस वक्त क्वेश्चन मैं आपको डायग्राम बनाकर क्वेश्चन समझाऊंगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ यूज़ हो रही है। अब ये 4 डेफिनेशन समझने के बाद हम मैं पेपर चेंज करता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या कौन सा क्वेश्चन इसको पढ़ना है।
हमारा जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मोशन ऑफ mass attached to a spring. Motion of mass attached to the spring. स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट है, मैसिव ऑब्जेक्ट है जो कि अटैच है और वो मूव कर रहा है। यहाँ हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाकर समझना आसान हो जाएगा। और ये मेरे पास एक टेबल है, इस पर यहाँ एक स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है। मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है और ये मीन पोजीशन पर, ये इसको मैं O कह देता हूँ। ये क्या है? O पोजीशन, उसकी रेस्ट की पोजीशन है जहाँ पर ये स्टॉप है। ये स्प्रिंग के साथ, एक दीवार के साथ स्प्रिंग अटैच है और इस स्प्रिंग के सेकंड एंड के साथ ये मैस अटैच है। अब इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, ये फोर्स लगाता हूँ राइट साइड पर, तो ये इसके जो लूप्स हैं वो स्ट्रेच होंगे और वो एक्सपैंड होने की वजह से मूव करेगा ये ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में बताया, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम नेट फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन से फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब सेकंड आप देखेंगे, सेकंड में यहाँ पर ये लूप्स जो हैं वो खुल जाएंगे ज़्यादा और ये ऑब्जेक्ट इस जगह पहुँच जाएगा, इधर की बजाय इधर पहुँच जाएगा और ये एक डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर आ जाएगा x। और ये इसकी पोजीशन को हम a कह देते हैं। ये वही मैसिव ऑब्जेक्ट है जो ये था, वो यहाँ पहुँच गया। अब इसके बाद जैसे इसको छोड़ेंगे, फोर्स लगाना छोड़ेंगे इसके ऊपर, इसके स्प्रिंग के अंदर यहाँ एक रिस्टोरिंग फोर्स आ गई है जो कि इसको अब वापस लाने की कोशिश कर रही है। रिस्टोरिंग फोर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल्स। अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है? पुलिंग हो रही है, वापस उसको खींचने की कोशिश हो रही है। स्प्रिंग जो है वो उसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, पुलिंग, वापस खींच रहा है स्प्रिंग इसको। ये इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है, इसको मीन पोजीशन की तरफ लाएगा। लेकिन ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये आगे चला जाएगा और ये यहाँ पर पहुँचेगा। अब ये इसके लूप्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा। इस पोजीशन को हम बी पोजीशन कहते हैं और ये है हमारे पास। अब फिर इसने डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से किया और वो भी एक्स है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि एक मैसिव ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाई थी और वो राइट साइड पे चला गया था पोजीशन ए पर, और ये जैसे ही छोड़ा तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स थी स्प्रिंग के अंदर, ये वापस ओ पोजीशन पर आया और ओ से वो अपने इनर्शिया की वजह से आगे पोजीशन बी पर चला गया। पोजीशन बी पर जाकर अब ये रुका नहीं, बल्कि इसके ऊपर जैसे यहाँ पुलिंग हुई थी, यहाँ पुशिंग होगी। ये स्प्रिंग इसको पुश करेगा, पुशिंग, ये इसको वापस पुश करेगा मेन पोजीशन की तरफ। ये मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर ये आगे से ए पे जाएगा, ए से दोबारा ओ पर, ओ से दोबारा बी पर, और ये अपने मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। अगर हम इस फिगर को देखें तो ये फिगर हमें बता रही है कि एक ऑब्जेक्ट जो है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ अटैच है, ये क्या कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, SHM। नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और ये हमेशा अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। जैसे ही हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, ये वापस अपनी बी पोजीशन पर आएगा, बी पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो मैस जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच होगा, वो ऑसिलेटरी मोशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर जाएं तो हमारे पास एक नेट फोर्स जो कि F है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड्स द मीन पोजीशन से हम क्या लेते हैं कि ये नेगेटिव साइन यहाँ लगा देंगे कि वापस मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश। ये फोर्स इसको, जो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है, ये इसको वापस
मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। ये इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स है, इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को एक कांस्टेंट से जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है उससे इक्वल करें, F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये जो हमने के यहाँ पुट किया ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी स्प्रिंग की वैल्यू इस के पर डिपेंड करती है, स्प्रिंग कितना सॉफ्ट है कितना स्टिफ है। तो हमें यहाँ पर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो कि इसमें जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, x इज डिस्प्लेसमेंट, और k जो है k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, t कांस्टेंट डिपेंड ऑन stiffness or softness of the spring। ठीक है, स्टिफनेस या सॉफ्टनेस ऑफ द स्प्रिंग जो है वो इस पर के पर डिपेंड करता है। मेरा ये कैमरा थोड़ा सा हिल गया था। अच्छा, मैं यहाँ बात करता हूँ इस तरह। ठीक है, मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा, मेरा कैमरा हिल गया। और ये ठीक है। अच्छा, ये ठीक हो गया। ये स्प्रिंग की सॉफ्टनेस या इस पर डिपेंड करता है, हिलाओ नहीं। अच्छा, यहाँ अगर हम इसको देखें कि इस पूरे सिस्टम में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, तो हम इसकी अगर इस पोजीशन ए पर देखें तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है यानी ये इसकी मूवमेंट है वो ज़ीरो है। तो वेलोसिटी ज़ीरो हुई, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट की वजह से होती है, वो भी ज़ीरो हुई। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पोजीशन मेन पोजीशन से यहाँ से इसकी पोजीशन x है। यही सारा का सारा इस जगह पर भी होगा। वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हुई, और पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन b पर मैक्सिमम है। जबकि पोजीशन o पर जो मेन पोजीशन है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ मूव करते हुए सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इसकी मेन पोजीशन पर होती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी इसकी यहाँ पर ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रिस्टोरिंग फोर्स, वाइब्रेटरी मोशन, ये सब कुछ 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन हमने देखना है कि एक्सेलरेशन क्या है। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज़ इक्वल टू ma। तो हमारे पास यहाँ से एक्सेलरेशन हम निकालना चाहते हैं, तो F की वैल्यू मैं इस जगह पुट कर देता हूँ। तो ma इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, और मेरे पास ये एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर m, ये वाला जो m है यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये x के ओवर m जो ये कांस्टेंट है, आपको पता है ये k भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और m भी मास जो कि कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो x यहाँ से पता चला कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेलरेशन का भी वही रिलेशन है जो अभी हमने यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसको पढ़ा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ये नेगेटिव साइन आपको ये शो करता है। अच्छा, इस सारे सिस्टम के टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है मैसिव ऑब्जेक्ट, ए से ओ पर आता है, ओ से बी पर आता है, बी से दोबारा ओ, और ओ से दोबारा ए पर आता है। ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जो इसका एम्पलीट्यूड है, इस पूरे ए से बी पर आकर वापस ए पर जाने के लिए जो टाइम कंज्यूम करता है ये, उसको हम इस तरह इस फार्मूले से पढ़ेंगे, t इज़ इक्वल टू 2 पाई m ओवर के स्क्वायर रूट। ये लास्ट में आपका एक फार्मूला हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को अगर आप इसकी रीडिंग को पढ़ो तो यही आपको इसमें मिलेगा जो कि इसकी डेरिवेशन है। लेक्चर को गौर से सुनने का थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।